बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा जैसे कि आपको पता है फर्स्ट चैप्टर डेवलपमेंटल साइकोलॉजी जो है वो अख्ताम को पहुंच चुका है और इसके एंड में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके इस चैप्टर से रिलेटेड है उनको डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ हम जो आपकी क्वेश्चंस हैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के, इसको डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको चैप्टर वाइज जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है भावलपुर बोर्ड के मुताबिक वो मैं थोड़ा आपसे डिस्कस करना चाह रही हूँ। और ये हम हर चैप्टर जो भी चैप्टर हम ख़त्म करेंगे तो वहाँ मैं आपको ये स्कीम बताऊँगी ताकि आप अकॉर्डिंगली उसके मुताबिक अपनी चीज़ों को जो है वो तैयार करें। तो चैप्टर नंबर 1 डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में से 4 MCQ जो है वो आते हैं, 6 शॉर्ट क्वेश्चन सेट होते हैं और एक जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर से लिया जाता है। तो आप अपनी तैयारी जो है वो इसी के मुताबिक करेंगे कि कौन कौन से जो है वो क्वेश्चन कितने क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से आते हैं, उसके मुताबिक ही आपने अपनी प्रिपरेशन जो है वो करनी है। अब हम डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आप बहुत गौर के साथ इन क्वेश्चंस को सुने और इनके जवाबात जो हैं, जैसे हम पहले लेक्चर में सारे आपको दे चुकी हूँ, तमाम क्वेश्चन के जवाबात उसके अंदर मौजूद हैं। आपने इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स जो है वो अपनी नोटबुक पर लिखने हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे जो है वो शेयर कराने हैं। बच्चों, एक और मैं बात यहाँ करना चाह रही हूँ कि आप लोगों का रिस्पांस जो है वो इतना अच्छा नहीं है। आप लोगों को चाहिए कि अपनी स्टडीज़, ये जो आपके पास टाइम है इस वक्त, ये बहुत कीमती टाइम है और ये आपका जो है वो फ्री टाइम भी है इस वक्त कि आप सुकून से घरों में बैठे हुए हैं, कॉलेज नहीं जाना है, आपको उठना नहीं है सुबह जल्दी, तो आपको चाहिए कि इस टाइम से आप फ़ायदा उठाएं। आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपनी स्टडी को टाइम दें। और अब जैसे टीचर आपको ऑनलाइन जो है हम लोग पढ़ा रहे हैं, हर चीज़ आप लोगों को समझा रहे हैं, तो आप लोगों को भी चाहिए कि आप इस चीज़ से फ़ायदा उठाएं और हमारे लिए भी आप जो है वो फ़ायदेमंद साबित हों। और वो इसी सूरत में आप हो सकते हैं कि आप अच्छी सी तैयारी करें ताकि आप लोग के जो है वो पेपर्स अच्छे हो और अच्छा रिज़ल्ट आ सके और आपके टीचर जो है इस चीज़ से सेटिस्फाइड हो सके। तो यहाँ मैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के क्वेश्चन जो है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो आपसे जो है वो शेयर करूँगी। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, यानी कि डेवलपमेंटल साइकोलॉजी नमूई नफ्सियात जो है वो क्या है। या और सेकंड क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड है, इसलिए इसको भी साथ ही डिस्कस कर लेते हैं। एंड दिस इज़ द डिफाइन द डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, यानी कि डेवलपमेंटल साइकोलॉजी नमूई नफ्सियात को की तारीफ़ कीजिए। तो ये दोनों क्वेश्चन तक एक जैसे ही हैं, दोनों में आपने जो है वो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की डेफिनेशन जो है वो लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, ये मैं यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन की बात कर रही हूँ। ये और शॉर्ट क्वेश्चन जैसे आपको पता होता है 2 मार्क्स के आपके शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं और आपने उसी के मुताबिक जो है वो लिखना होता है। थर्ड क्वेश्चन आपका है व्हाट आर द एम्स ऑफ स्टडिंग ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। एंड नेक्स्ट वन इज़ क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो ये है व्हाट आर द पर्पस टू स्टडी डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। उर्दू में हम देखेंगे कि यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 में है कि आपकी जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है उसके क्या मकासद हैं, एम क्या है उसके। और अगले क्वेश्चन का भी यही मतलब है, यानी पर्पस, यानी उसके मकासद क्या हैं। तो हम यहाँ पर डेवलपमेंटल साइकोलॉजी नमूनी नफ्सियात के जो आपके मकासद दिए गए हैं, पर्पस दिए गए हैं, वो आपने यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, यानी नमूनी नफ्सियात का स्कोप क्या है, उसकी वुसअत क्या है, ये कहाँ यूज़ होती है। ये भी आपका जो लेक्चर नंबर 1 मैंने आपके साथ डिस्कस किया था उस पर मौजूद है। देन हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। दिस इज़ द डिफाइन ग्रोथ, यानी ग्रोथ जो है, नशोनुमा जो है, उसके बारे में आपने उसकी तारीफ़ लिखनी है। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 7 है डिफाइन डेवलपमेंट, यहाँ पर आपने बालिदगी जो है उसकी तारीफ़ करनी है।
उसकी तारीफ़ लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 8 है डिफाइन मैचुरेशन, यानी पुख्तगी क्या है, पुख्तगी से क्या मुराद है, इसको आपने डिफ़ाइन करना है। तो यहाँ पर ये तीनों जो हैं वो आपकी डेफिनेशन है। अमूमन इनकी डेफिनेशन आती हैं कि व्हाट इज़ अ, ये समटाइम ये लिखा हुआ आएगा कि व्हाट इज़ अ ग्रोथ, ग्रोथ क्या है, व्हाट इज़ द डेवलपमेंट, व्हाट इज़ अ मैचुरेशन। तो ये आपने यहाँ पर जहाँ उसकी तारीफ मांगी गई है तो वहाँ उस पर आपने उसकी डेफिनेशन ही लिखनी है। ओके, नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी नमू और बालिदगी के अंदर क्या फ़र्क है। ये लेक्चर नंबर 1 में मैंने बहुत डिटेल के साथ तकरीबन 8-9 पॉइंट्स के साथ जो है वो मैंने बताया आपको कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या फ़र्क है। आपने वहाँ से जो है ये सारे का सारे पॉइंट्स इसके अंदर लिखने हैं, लेकिन टाइम को मलहूज़ खातिर रखते हुए आपने काम करना है। अगर आपका अच्छे तरीके से आपने याद किया होगा तो आप लाजमी बात है जल्दी जल्दी उसको लिखेंगे और आपका क्वेश्चन जो है वो अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर टाइम आपके पास बचता है तो आप 8-9 उसके डिफरेंस लिखने की बजाय आप 4 जो है पॉइंट्स दोनों के आप लिख सकते हैं, क्योंकि आपकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन 2 है। लेकिन अगर ये लॉन्ग में आ जाता है तो लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से देन फिर आप उसके तमाम पॉइंट्स को बहुत डिटेल के साथ लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 इज़ डिफ्रेंशिएट बिटवीन डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन, यानी मैचुरेशन पुख्तगी और डेवलपमेंट जो है इनके दरमियान आपने जो है वो डिफरेंस लिखना है कि ये इनके दरमियान जो है वो क्या डिफरेंस है, और ये अकॉर्डिंग टू अगेन आपने नंबरों के मुताबिक लिखना है। अगर ये 2 मार्क्स से आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर तो आप शॉर्ट लिखेंगे और यानी दोनों की डेफिनेशन लिखेंगे और दो दो जो है वो डिफरेंसेस आप लिख देंगे। लेकिन अगर लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आता है तो देन आप फिर डिटेल के साथ लिखेंगे। ये तमाम क्वेश्चन जो है वो मैं लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है आपको बता रही हूँ। वैसे अमूमन ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आपके आए हुए हैं। इसी से यानी इन 10 क्वेश्चन में से अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन बनाएं तो लॉन्ग क्वेश्चन अमूमन आपका ऐसे आता है कि व्हाट इज़ द डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, यानी डेवलपमेंटल साइकोलॉजी क्या है या उसकी तारीफ़ कीजिए, उसके मकासद लिखिए या उसका स्कोप बयान कीजिए। और इसके अलावा क्वेश्चन जो बनता है वो है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है, उनकी तारीफ़ करें और उनके दरमियान जो डिफरेंसेस हैं, जो फ़र्क हैं, वो जो है वो वाज़ेह तौर पर आपने बयान करने हैं। तो इस तरीके से जो है वो क्वेश्चन अमूमन आपका सेट होता है। इसमें से मोस्टली क्वेश्चंस मैंने जो है वो ना सिर्फ आपके बुक से बल्कि आपके जो पास्ट पेपर्स में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनके अकॉर्डिंगली जो है ये तमाम क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पर सेट करके दिए हैं। लिहाजा आपने इनको इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से ना सिर्फ समझना है बल्कि इनको आप लिख कर जो है वो देखेंगे, अपने पास तैयार करके रख लें ताकि आपका जो है वो बाद में आपके लिए आसानी हो सके। क्वेश्चन नंबर 11 इज़ द एक्सप्लेन कोग्निटिव डेवलपमेंट, यानी वकूफ़ी नशोनुमा को बयान करना है आपने। ये हमने एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट जो थी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उस लेक्चर में मैंने आपको इन तमाम फैक्टर्स के ऊपर जो है हमने बात की है, तो वहाँ से आप इसकी डेफिनेशन देखेंगे। बुक पे भी ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ डिफाइन फिज़िकल डेवलपमेंट, यानी जिस्मानी डेवलपमेंट जो है वो उससे क्या मुराद है, उसकी आपने तारीफ़ करनी है। नंबर 13 इज़ द डिफाइन सोशल डेवलपमेंट, यानी समाजी नफ्सियात जो है उससे क्या मुराद है, ये आपने जो है उसकी यहाँ पर तारीफ़ करनी है उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 इज़ दी राइट द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट से मुराद वो मराइल हैं जो कि डेवलपमेंट के मराहिल कहलाते हैं, ये आपने लिखने हैं। और ये आपने मनाजिल या मराहिल या स्टेजेस जो थी वो भी एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट में फ़िज़िकल डेवलपमेंट से पहले मैंने आपको बताई हैं, यानी इन्फेंसी पीरियड, फिर चाइल्डहुड पीरियड, देन आपका एडल्टहुड पीरियड है, एडोलेसेंस पीरियड, देन एडल्टहुड पीरियड एंड फिर ओल्ड एज। तो ये तमाम मनाजिल के नेम जो है वो आपने इस क्वेश्चन में लिखना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 तक जो है इसके अंदर
ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन है। और यहाँ अगर हम देखें तो लॉन्ग क्वेश्चन आपका इस तरह से बनता है कि एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट या उसके जो पहलू हैं बालिदगी और नमू के जो पहलू हैं वो डिटेल के साथ बयान करें। तो जब आपका ये आएगा तो ये लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। इसके अंदर आपने इन तीनों डेवलपमेंट्स को कोग्निटिव यानी वकूफ़ी, फ़िज़िकल जिस्मानी और सोशल डेवलपमेंट, तीनों डेवलपमेंट को आपने डिटेल के साथ जो है वो यहाँ पर बयान करना है। देन क्वेश्चन नंबर 15, नेम थेरीज ऑफ डेवलपमेंट। नो, अब हम आ जाते हैं थ्योरीज़ की तरफ। और जो बहुत डिटेल के साथ मैंने अपने जो है सेपरेट लेक्चर में आपको जो है वो तीनों थेरीज़ जो है डेवलपमेंट की वो बताई हैं। तो अगर शॉर्ट क्वेश्चन आपका ओनली नेम्स आपसे पूछे गए हैं तो आपने सिर्फ थेरीज़ के नेम देने हैं। यानी पियाजे की थेरी है, एरिक्सन थेरी का आ जाती है, और कोलबर्ग्स की जो मॉरल डेवलपमेंट है। ये तीनों थेरीज़ के नाम यानी पियाजेस एज जो है वो थेरी, डेवलपमेंट थेरी, देन एरिक्सन साइकोसोशल थेरी, और कोलबर्ग मॉरल थेरी जो है, इन तीनों के नेम्स आप यहाँ पर लिख देंगे। देन क्वेश्चन नंबर 16 इज द राइट डाउन द स्टेजेस ऑफ पियाजेस थेरीज। यानी पियाजे की जो थेरी है उसकी डिफरेंट स्टेजेस जो है वो आपने बयान करनी है। तो डिफरेंट स्टेजेस जो हैं पियाजे की, जो 4 हैं, वो आपने उनके नेम्स जो है वो यहाँ पर लिखने हैं। सम टाइम आपसे पूछा जाता है, ये भी क्वेश्चन होता है कि हाउ मैनी, जैसे नेक्स्ट आ रहा है कि हाउ मैनी स्टेजेस आर गिवन बाय पियाजे इन हिज डेवलपमेंटल थेरी। यानी पियाजे ने अपनी डेवलपमेंटल थेरी में जो स्टेजेस बयान की हैं उन कितनी हैं वो, और उनके नाम क्या हैं। तो 4 स्टेजेस हैं और चारों के नाम जो है वो आपने इस पे बयान करना है। यानी कौन सी आपकी थेरी थी, सेंसरी मोटर आपकी स्टेज है, फर्स्ट स्टेज। और समटाइम उसमें ये भी पूछ लेते हैं कि ये किस ईयर से किस ईयर तक है। तो आपने उसमें बता देना है कि 0 to 2 years, ठीक है। आपकी कॉन्कर्ड पीरियड है, कॉन्कर्ड ऑपरेशन पीरियड है, फॉर्मल ऑपरेशन पीरियड है। ये तो तमाम पीरियड आपके बहुत डिटेल के साथ मैंने पहले डिस्कस किए हुए, आप वहाँ से आप ये क्वेश्चंस के आंसर इजीली आपको मिल जाएंगे। देन क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 इज़ व्हाट इज़ स्कीमा और व्हाट इज़ मेंट बाय स्कीमा। तो पियाजे थ्योरी के अंदर हमने स्कीमा को पढ़ा है और इसको मैंने अलग से भी आपको ये तमाम कॉन्सेप्ट बताए हैं। तो आप वहाँ से ये कॉन्सेप्ट जो है देखेंगे, यानी स्कीमा क्या है और उसका क्या मतलब है स्कीमा का। ये क्वेश्चन आपका इस तरह से आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 है डिफाइन एजिमुलेशन। ये भी हमने पढ़ा है कि एजिमुलेशन क्या होता है, किस तरह से एक स्कीमा दूसरे स्कीमे में सेट होता है। तो ये इसकी डेफिनेशन आपने देनी है। क्वेश्चन नंबर 20 इज़ द डिफाइन सेंसरी मोटर स्टेज ऑफ पियाजेस थ्योरी। यानी पियाजे थ्योरी की सेंसरी मोटर स्टेज के बाद को डिफाइन करें। तो इसमें आप बताएंगे कि ये पहली स्टेज है और स्टेज ये कब से कब तक शुरू होती है और इसका मेन जो है इसके फीचर्स क्या हैं वो आप इसके अंदर लिख देंगे। इसी तरीके से जैसे ये सेंसरी मोटर स्टेज पूछी गई है, इसी तरीके से बाकी चारों स्टेजेस भी 1 by 1 आपसे पूछी जा सकती हैं। तो आपने पियाजे थ्योरी को और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए जब आप इसको तैयार करेंगे तो आपके ऑटोमेटिकली सारे शॉर्ट क्वेश्चन खुद ब खुद आपके हो जाएंगे। पियाजे थ्योरीज़, ये थ्योरीज़ जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और आप लोगों को ये बहुत जो है आपको ज़रूर ये तैयार करनी चाहिए। तो पियाजे का लॉन्ग भी हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर कि लॉन्ग का क्वेश्चन कैसे आ सकता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन आपका इस तरह से आ सकता है कि व्हाट इज़ द पियाजे थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, या पियाजेस राइट डाउन दी और डिस्कस द पियाजेस डेवलपमेंटल थ्योरी। तो जब आप पियाजे की डेवलपमेंटल थ्योरी को डिस्कस करेंगे, आप बताएंगे कि थोड़ा सा उसके बारे में, पियाजे के बारे में, कौन थे वो स्विस जो थे वो साइकोलॉजिस्ट थे। फिर आप उनकी स्टेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे, कितनी स्टेजेस थी, किस किस टाइम पीरियड से थी वो, और उन्होंने क्या क्या मेन फीचर्स थे। ये तमाम जो लेक्चर में मैंने आपको दिया हुआ है, आप वहाँ से जो है बहुत अच्छा था इसको प्रिपेयर करेंगे। इस तरीके से आपका जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन अबाउट द पियाजेस थ्योरी जो है वो तैयार हो जाता है। देन ये तो वो तमाम क्वेश्चंस हैं जो कि कंसर्न टू लेक्चर नंबर 3 आई थिंक, और लेक्चर नंबर 4 में जो है
4 एंड 5 में हमने इसको जो है वो डिटेल के साथ डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21। नेम डिफरेंट क्लासेस ऑफ एरिक्सन थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट। यानी एरिक्सन की जो थ्योरी थी जो कि साइको सोशल डेवलपमेंट है, उसके जो जितने स्टेजेस हैं, जो कि 8 स्टेजेस हैं, उनके नेम यहाँ पर आपको जो है पूछा गया है। अच्छा, यहाँ क्राइसिस का लफ्ज़ मैंने इसलिए यूज़ किया कि समटाइम आपको थोड़ा सा जो है वो क्वेश्चन को थोड़ा सा मुश्किल करके या जो है वो कॉम्प्लिकेटेड करके पूछा जाता है, तो आपने घबराना नहीं। क्राइसिस, उसकी स्टेजेस को ही क्राइसिस जो है वो कहते हैं, और ये मैं अपने लेक्चर में भी इस बात को डिस्कस कर चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी स्टेजेस आर डिस्क्राइब इन एरिक्सन थ्योरी। यहाँ पर आ गया कि एरिक्सन की जो थ्योरी है उसके अंदर जो है वो कितने स्टेजेस हैं। तो ये 8 स्टेजेस हैं। ये आप लोगों को ये अच्छे तरीके से इन सब के नेम्स और इनके जो है स्टेजेस के में जो एजेस यूज़ की गई हैं वो तमाम चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसके बन सकते हैं मुमकिन क्वेश्चन, वो है एक्सप्लेन द 5th स्टेज या 4th स्टेज या 1st स्टेज या 3rd स्टेज, किसी भी स्टेज के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन द फला स्टेज और क्राइसिस ऑफ एरिक्सन थ्योरी। यानी एरिक्सन थ्योरी की 8 स्टेजेस में से किसी भी स्टेज के बारे में आपसे जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देख रहे हैं एक्सप्लेन ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट इन एरिक्सन थ्योरी। जो उसकी थ्योरी के अंदर ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट वाली स्टेज है उसको आपने एक्सप्लेन करना है। तो ये पहली स्टेज है। इसी तरीके से आपसे दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं और 8वीं कोई भी स्टेज आपसे जो है पूछी जा सकती है। तो जब आप इसके लिए लॉन्ग क्वेश्चन एरिक्सन का तैयार कर लेंगे उसकी साइको सोशल डेवलपमेंट के बारे में कि 8 स्टेजेस हैं और ये 8 स्टेजेस जो हैं इनके ये नेम हैं और इनके अंदर जो है ये चीज़ें जो हैं वो होती हैं, बहुत डिटेल के साथ मैंने अपने लेक्चर के अंदर एरिक्सन थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट में बहुत डिटेल के साथ हमने इन केसेस के ऊपर बात की है। तो होप्स हो कि आपने वहाँ से तैयार भी कर लिया होगा, और अगर नहीं तैयार किया तो आप इनको कर लीजिए और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आप सारे तैयार कर लें ताकि आपके लिए आसानी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन द स्टेजेस ऑफ कोलबर्ग थ्योरी। तो नेक्स्ट थ्योरी जो थी कोलबर्ग की थ्योरी थी। अच्छा, इसी के बारे में पूछा जा सकता है कि राइट डाउन द नेम ऑफ कोलबर्ग थ्योरी। कोलबर्ग थ्योरी का नाम बताएं। कोलबर्ग थ्योरी जो है वो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी थी जो कोलबर्ग ने पेश की थी। और उसकी नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि हाउ मैनी लेवल्स आर इन कोलबर्ग स्टेज। यानी कोलबर्ग की स्टेज में कितने लेवल्स हैं। तो ये 3 जो है वो लेवल्स हैं, स्टेजेस हैं, और उसके अंदर आगे हर एक के 2-2 लेवल्स हैं। तो ये हम आप एक क्वेश्चन के अंदर ही आराम से लिख सकते हैं कि 3 उसके स्टेजेस हैं और हर स्टेज जो है वो 2 लेवल पर मुश्तमिल है। इस तरीके से 6 स्टेप्स पर ये मुश्तमिल है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बनता है वो है कि एक्सप्लेन फर्स्ट स्टेज ऑफ कोलबर्ग थ्योरी। तो अगेन इसमें भी आपका फर्स्ट की बजाय सेकंड स्टेज भी पूछी जा सकती है, थर्ड स्टेज भी पूछी जा सकती है। इस तरीके से आपसे तीनों स्टेजेस जो है वो डिस्कस की जा सकती हैं, एग्ज़ाम के लिहाज से आपसे पूछी जा सकती हैं। तो आपने अगेन कोलबर्ग मोरल थ्योरी जो है उसको डिटेल से याद करना है, बहुत आसान है ये। और इस तरह से आपको शॉर्ट भी आपके तैयार हो जाएंगे और आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी जो है वो तैयार हो जाएगा। देन आपके क्वेश्चन जो है वो आता है एक्सप्लेन सेंस ऑफ टेस्ट इन चिल्ड्रन। यानी बच्चों के अंदर सेंस ऑफ टेस्ट जो है वो कब डेवलप होता है। तो ये हम जो है अपने लेक्चर में लास्ट लेक्चर सेंसरी मोटर जो आपकी थी फैक्टर्स थे डेवलपमेंट के, उसमें हम ये वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से इसको कर चुके हैं। इसी तरीके से सेंस ऑफ टेस्ट के अलावा विजन के बारे में पूछा जा सकता है और दूसरी सेंसरी। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया है क्वेश्चन नंबर 29, एक्सप्लेन सेंसरी डेवलपमेंट कि सेंसरी डेवलपमेंट क्या होती है। ठीक है, यहाँ पर आपने उसकी डेफिनेशन देनी है कि हिस्सी नमू जो है उससे क्या मुराद है, या बच्चों में हिस्सी नमू जो है वो क्या होती है, इसके बारे में आपने बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ मेंट बाय परसेप्चुअल ग्रोथ।
यानी इदराकी ग्रोथ जो नमू है, इदराकी जो बालिदगी है, उससे क्या मुराद है। ये भी लास्ट आपका जो लेक्चर है उसके अंदर ये मौजूद है, आपकी बुक के अंदर ये मौजूद है कि इदराकी जो ग्रोथ है, नमू होती है, परसेप्चुअल ग्रोथ, उससे क्या मुराद है। तो यहाँ पर आप उसकी डेफिनेशन जो है यहाँ उसके बारे में आप लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 जो है, दिस इज द राइट डाउन एनी वन वर्स ऑफ कुरान इन रिगार्ड ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। यानी ह्यूमन डेवलपमेंट, इंसान की नमू के लिहाज से कुरान की कोई सी भी एक आयत आपने लिखनी है। तो यहाँ आपने सिर्फ आयत का तर्जुमा जो है वो लिखना है, लेकिन ये तर्जुमा जो है वो ठीक होना चाहिए, एज सच होना चाहिए जैसा क्या है, जैसे कि बुक के अंदर मौजूद है, जैसे जो तर्जुमा दिया गया है उसके अंदर कोई आपने रद्द-बदल नहीं करना है। और क्योंकि इस तरह से आपको गुनाह का भी जो है वो गुनाह भी मिलता है हमें, अगर हम कुरान की वर्स का सही तर्जुमा नहीं लिखते हैं। तो हमें उसको अच्छे तरीके से उसको याद करना है, बिल्कुल ऐसा जैसा कि है उसी तरीके से आपने याद करना है और वैसे ही अपने पेपर के अंदर उसको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 32 है, एक्सप्लेन वन हदी इन फेवर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में जो अहादीस दी गई हैं उनमें से कोई एक हदीस जो है वो आपने कोट करनी है, यानी एक हदीस जो है वो आपने लिखनी है। अगेन हदीस का भी जो है वो आपने अल्फाज को इधर उधर नहीं करना, बल्कि कोशिश करनी है कि जैसे हदीस बयान की गई है उसी तरीके से आपने उसको बयान करना है। तो ये वो तमाम क्वेश्चंस हैं, मोस्टली क्वेश्चंस जो है इसी तरह से इसी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो आते हैं। आपने इन तमाम क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से ना सिर्फ समझना है, बल्कि आपने इनके आंसर्स जो है वो अपनी नोटबुक के अंदर लिखना है। जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि आप व्हाट्सएप ग्रुप पर जो है ये मुझे आप शेयर कराएंगे या दिखाएंगे। इसके अलावा बच्चों, हम बार बार आपको कह रहे हैं कि हमारा जो साइकोलॉजी का यूट्यूब चैनल है आप इसको सब्सक्राइब करें। कोई किसी किस्म की डिफ़िकल्टी आपको है, कोई किसी किस्म का मसला आपको दरपेश आ रहा है, कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है, तो वहाँ पर भी आप, अगर आपने मेरा व्हाट्सएप ग्रुप नहीं जो है वो चूज़ किया हुआ, उसको आप उसमें शामिल नहीं हैं, तो आप यहाँ पर भी हमसे क्वेश्चन जो है नीचे आपकी दिया हुआ होता है, वहाँ पर आप हमसे क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं इंडेक्स में जाकर। तो आप क्वेश्चन कीजिए, आप कुछ पूछिए, एटलीस्ट हमें पता लगे कि आप लोगों का रिस्पांस क्या है। हम जो आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आया आप उससे उसको कितने हद तक फ़ायदा हो रहा है, और क्या चीज़ है, क्या कौन से पॉइंट्स है जो आपको समझ नहीं आ रहे हैं, या मज़ीद आप कैसे कह सकते हैं। जैसे कुछ बच्चों ने मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप पे ही ये बात शेयर की थी कि मैम हमें शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड हैं, आप काइंडली हमें वो करवा दीजिए। तो देन मैंने ये जो है, हालांकि मैंने आपको आज जो है वो नया चैप्टर आपका स्टार्ट करवाना था हेल्थ साइकोलॉजी का, लेकिन आपकी कहने पर ही मैंने ये क्वेश्चन जो है आप लोग के लिए यहाँ पर राइट डाउन किए हैं और आपको समझाने की कोशिश की है। तो इसी तरीके से आपकी जो भी किसी किस्म के क्वेश्चंस, कोई आपके माइंड में कोई चीज़ आती है, बात आती है, तो आप हमसे जो है वो ज़रूर जो है वो डिस्कस करें, ताकि हम उसको जो है वो सॉल्व कर सकें। जी स्टूडेंट, आपका प्रीवियस चैप्टर यानी डेवलपमेंटल साइकोलॉजी हमारा ख़त्म हो चुका है। एटलीस्ट 9 to 10 लेक्चर्स हम उसके ऊपर जो है 10 लेक्चर्स हम उसके ऊपर कर चुके हैं, और अब हमारा जो है वो नया चैप्टर शुरू हो रहा है। दिस इज़ द हेल्थ साइकोलॉजी, और हेल्थ साइकोलॉजी पर जो है वो हम इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट लेक्चर इसी से रिलेटेड होंगे। इट्स आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, और ये आपको बताएगा कि हेल्थ जो है उसका हमारी साइकोलॉजी के साथ जो है वो क्या रिलेशन है, किस तरीके से साइकोलॉजी आज दुनिया के हर शोबे के अंदर जो है
वो तकरीबन सलाहियत कर चुकी है, और हम उसके पर्सपेक्टिव में जो है वो देखते हैं चीज़ों को। तो हम अपनी हेल्थ को भी साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव में देखेंगे कि बॉडी द हेल्थ क्या है, और जो हेल्थ साइकोलॉजी है वो क्या है, वो हमारी किस तरीके से हेल्प करती है। मुख्तलिफ़ किस्म के डिसऑर्डर्स जो है वो भी हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा जो है वो नेक्स्ट स्लाइड में हम इसकी सिलेबस के को जो है वो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट, हम हेल्थ साइकोलॉजी का चैप्टर नंबर, जो कि चैप्टर नंबर 2 है या सेकंड पोर्शन है आपकी बुक का, जैसे मैंने शुरू में ही बताया था कि 4 पोर्शंस पर जो है वो आपकी ये सेकेंड ईयर की बुक मौजूद है, जिसमें फ़र्स्ट चैप्टर या फर्स्ट पोर्शन डेवलपमेंट साइकोलॉजी हम कर चुके हैं, और अब हम हेल्थ साइकोलॉजी जो है इसको स्टार्ट करने लगे हैं। और इसका थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन आज आपको दूंगी कि इसमें हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो ऑब्वियसली सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द हेल्थ क्या है, सेहत किसे कहते हैं, और ये सेहत जो है वो इसकी क्या प्रॉपर डेफिनेशन है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके मुताबिक हेल्थ जो है वो क्या होती है। देन फिर हम देखेंगे हेल्थ साइकोलॉजी, तो हेल्थ साइकोलॉजी क्या है और किस तरीके से जो है ये क्या कंसर्न करती है। व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड हेल्थ, देन इम्पेक्ट ऑफ हेल्थ, यानी हेल्थ के जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या हैं, उसका इम्पेक्ट क्या असर जो है सेहत का वो किस तरीके से इंसान के ऊपर होता है, ये हम जो है वो देखेंगे। नेक्स्ट जो हम लेक्चर दूंगी मैं वो होगा डिफरेंट व्यू पॉइंट्स ऑफ मेंटल हेल्थ, यानी मुख्तलिफ लोग या मुख्तलिफ व्यू पॉइंट्स जो हैं, मुख्तलिफ जो स्कूल ऑफ थॉट हैं, वो हेल्थ के बारे में या मेंटल हेल्थ के बारे में जो है क्या कहते हैं, जहनी सेहत को वो किस तरीके से लेते हैं, किस पर्सपेक्टिव में लेते हैं, ये हम अपने लेक्चर में डिस्कस करेंगे। देन हम यहाँ पर मुस्लिम जो हमारे मुफक्किरीन हैं डिफरेंट, उनके बारे में बात करेंगे कि मुसलमानों ने जो है वो जहनी सेहत के तस्वुर को कैसे उजागर किया, किस तरीके से वो एक अहम रोल उन्होंने अदा किया हेल्थ साइकोलॉजी में, और आज भी मगरबी दुनिया के अंदर हमारे जो मुसलमान मुफक्किरीन हैं उनकी थेरेपीज़ और थ्योरीज़ को जो है वो डिस्कस किया जाता है। तो आपके सिलेबस में 2 जो है मशहूर जो है आलमी इस्लाम के हीरो मैं उनको कहूँगी, जिनको हम यहाँ पर मुफक्किरीन हैं जो इनको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। और डिस्कस तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ी सी एक ब्रीफ जो है वो मैं ब्रीफली उनके बारे में जो है कुछ बता सकूँगी आपको, और वो हैं इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना अशरफ अली थानवी साहब, तो ये रहमतुल्लाह अलैह। तो हम इन दोनों को जो है यहाँ पर इनके ऊपर इनकी जो थ्योरी है, इनका जो वर्क है साइकोलॉजी के लिए और आलम पूरी दुनिया के लिए, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देन आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें, दिस इज़ द नॉर्मेलिटी एंड एबनॉर्मेलिटी, कि नॉर्मेलिटी क्या होती है और एबनॉर्मेलिटी क्या होती है। ये हम इसके डिफरेंट पॉइंट्स देखेंगे, जिनकी मदद से जो है वो हम देखेंगे कि एक नॉर्मल बिहेवियर और एक एबनॉर्मल बिहेवियर जो है वो क्या होता है, और किस तरीके से हम उसको डिस्क्रिमिनेट जो है वो कर सकते हैं। हेल्थ साइकोलॉजी में स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो है स्ट्रेस, यानी स्ट्रेस या दबाव या तनाव से क्या मुराद है, इसकी हम डेफिनेशन को देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि स्ट्रेस के जो कौन कौन सी कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से ये स्ट्रेस बनता है, इसके ज़राए या रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं, स्ट्रेस की टाइप्स कौन सी हैं, स्ट्रेस किन वजूहात की बिना पर जो है वो स्ट्रेस पैदा होता है, और कॉन्फ्लिक्ट क्या है, उसकी टाइप्स क्या हैं, ये तमाम चीज़ें इस टॉपिक में हम देखेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि ज़िंदगी के वो कौन से जो वाक़यात हैं जो कि स्ट्रेस जो है वो पैदा करते हैं, और स्ट्रेस जो होता है वो ना सिर्फ साइकोलॉजिकली तौर पर जो है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है
साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस और डिसऑर्डर्स का बाइस बनता है, बल्कि इसकी वजह से हम देखते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म की फ़िज़िकल जो बीमारियां हैं वो भी देखने में आती हैं। इसके अलावा फिर हम ये भी देखेंगे कि हम किस तरीके से स्ट्रेस से बच सकते हैं, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके ऊपर हम काबू पाकर हम अपने आप को स्ट्रेस से जो है वो आज़ाद कर सकते हैं। देन हम पढ़ेंगे एंजाइटी डिसऑर्डर। एंजाइटी यानी तशवीश जो है वो एंजाइटी क्या होती है, और मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइटी डिसऑर्डर जो कि अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन यानी APA से मंजूर शुदा है। इन डिसऑर्डर्स के बारे में हम डिटेल के साथ बात करेंगे। डिफरेंट डिसऑर्डर्स हैं इसके अंदर मौजूद हैं, जैसे फोबिया है, पैनिक डिसऑर्डर है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, जो आपका है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, इज़्तिरारी का आर्ज़ा है। ये डिफरेंट आर्ज़े हैं जो कि हम एंजाइटी डिसऑर्डर के तहत जो है वो डिटेल के साथ उनके ऊपर बात करेंगे, उनकी डेफिनेशन देखेंगे कि वो होते क्या हैं, उनकी रीज़न्स क्या होती हैं, और फिर उनका ट्रीटमेंट जो है वो क्या है। ये तमाम चीज़ें हम हेल्थ साइकोलॉजी के अंदर यहाँ डिस्कस करेंगे। देन आपका जो है वो आ जाता है ईटिंग डिसऑर्डर, यानी तनावुल की, खाने पीने की जो हमारी आदत हैं उनके अंदर क्या प्रॉब्लम है, वो कौन कौन सी डिसऑर्डर्स हैं जो कि एज अ ईटिंग डिसऑर्डर लिए जाते हैं। और ये ईटिंग डिसऑर्डर हमारी लाइफ पर किस तरीके से असरअंदाज होते हैं, ख़ास तौर पर हमारी हेल्थ पर जो है इनका इन डिसऑर्डर्स की वजह से क्या इम्पेक्ट होता है, ये चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। ईटिंग डिसऑर्डर्स जो है ना सिर्फ हमारी इरेगुलर डाइट इसके अंदर होती है, डाइट को शो करता है, बल्कि वो तमाम चीज़ें इम्बैलेंस डाइट के अलावा हमारा स्टाइल जो है वो खाने पीने का उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम होती हैं। फिर हमारा वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इफ़ेक्ट करते हैं हमारे ईटिंग डिसऑर्डर को, ये हम इसमें देखेंगे। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि हम अपने ईटिंग स्टाइल को या ईटिंग हैबिट्स को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी मदद से हम अपने इन ईटिंग डिसऑर्डर्स को जो है और अपने हेल्दी जो है हम ईटिंग स्टाइल जो है वो अपना सकते हैं। वो तमाम चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट जो आ जाता है शिज़ॉइड फोनिक्स, यानी शिज़ॉइड शख्सी आर्ज़ा जो है वो ये कौन सा आर्ज़ा है, इसमें मुब्तला लोग जो होते हैं वो किस तरह की चीज़ों का जो है वो शिकार होते हैं, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। देन हम लास्ट में जो है वो शिज़ोफ्रेनिया के बारे में पढ़ेंगे। शिज़ोफ्रेनिया जो है वो साइकोटिक डिसऑर्डर है, और इस डिसऑर्डर की जो रेशियो है वो डे बाय डे जो है वो बढ़ रही है। लेकिन अगर न्यूरोटिक डिसऑर्डर पे हम काबू पा लेते हैं तो देन ये साइकोटिक डिसऑर्डर्स जो हैं इनके ऊपर भी हम काफ़ी हद तक काबू पा सकते हैं। तो हम देखेंगे कि शिज़ोफ्रेनिया जो है वो क्या होता है और उसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं और ये किस तरीके से फ़र्द के पर जो है वो असरअंदाज होता है। ये तमाम चीज़ें हम हेल्थ साइकोलॉजी में इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप जो है इनको स्टडी करेंगे। होप सो आज का आपके इंट्रोडक्शन और आपके क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को समझ आ गए होंगे। अगेन कोई भी अगर किसी किस्म का कोई आपको प्रॉब्लम होता है तो आप उसके बारे में उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।